बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जो बाइडन ने इक़्तिदार संभालते ही मोहम्मद बिन सलमान पे बिजलियाँ गिरा दी हैं। हुआ ये है कि मोहम्मद बिन सलमान ने, जो सऊदी अरब के वली अहद हैं, उन्होंने कुछ अर्सा पहले इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को दावत दी थी और उनके मुल्क में उस वक्त माइक पोम्पियो भी मौजूद था और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म आया था नियोम शहर में। इस शहर पे मैंने एक बड़ी डिटेल वीडियो की है, वो आप देख सकते हैं जाके, और बड़ी मालूमात उसमें हमने इकट्ठी की थी। अब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पहली मरतबा तारीख़ में सऊदी अरब के दौरे पर आया और वहाँ उसने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। और इसराइली मीडिया ने जो चीज़ें छापी, उन तमाम चीज़ों को तो अभी डिस्कस नहीं करना, लेकिन एक ऐसी चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं या उसके ऊपर बात करने वाले हैं जिस चीज़ को लेकर मोहम्मद बिन सलमान बहुत परेशान थे और उनको लगता था कि ट्रंप के जाने के बाद उनके लिए हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। जो बाइडन ने आके जो ख़तरा था वही काम किया, और जो बाइडन की जो टीम है उसने उस बात की अनाउंसमेंट कर दी जिससे मोहम्मद बिन सलमान को डर था। मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से ये कहा था कि अमेरिका में उनके लिए लॉबिंग करें और अमेरिका की नई आने वाली हुकूमत को कायल करें कि वो ट्रंप की तरह के ताल्लुकात मोहम्मद बिन सलमान के साथ बनाएं। ईरान के साथ हाथ मिलाने की बजाय सऊदी अरब के साथ हाथ मिलाएं। मोहम्मद बिन सलमान और उनकी जो शाही ख़ानदान है, इसके साथ जो बाइडन के ताल्लुकात भी वैसे ही होने चाहिए जैसे डोनाल्ड ट्रंप के थे। और ये इसलिए भी ज़रूरी था कि मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ एक केस अमेरिका में चल रहा है, और वो जो अमेरिका में मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ केस चल रहा है, उस केस में मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आने की सूरत में वो इश्तिहारी हो सकते हैं, और फिर उनके लिए अमेरिका और दीगर कई ममालिक में ट्रैवलिंग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यानी मोहम्मद बिन सलमान आने वाला बादशाह सऊदी अरब का, और एक अदालत फ़ैसला दे देती है। यानी नरेंद्र मोदी पे जब पाबंदी लगाई थी अमेरिका ने, तो वो सिर्फ इंसानी हकूक़ की बुनियादों पर लगाई थी। लेकिन अगर एक आदमी के ऊपर अमेरिका में केस है और अमेरिकन अदालत ने उसको सज़ा दे दी है या उसको कन्विक्ट कर दिया है, तो फिर वो आदमी जितने मर्जी बड़े ओहदे पे हो, वो जब भी अमेरिका में आएगा धड़ा जाएगा। ये मामला है जो मोहम्मद बिन सलमान को दरपेश था कि अमेरिकन अदालत में मेरे खिलाफ केस चल रहा है और उसका फैसला मेरे खिलाफ ही आने की तवक्को है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि जैसे ट्रंप ने चीज़ों को रोका हुआ था, जो बाइडन भी इन चीज़ों को वैसे ही रोक ले। अब ये केस क्या है, ज़रा इसकी डिटेल में मैं आपको ले जाता हूं। ये जमाल खशोगी नाम के एक सहाफ़ी को कत्ल किया गया था। ये बड़ा ख़ास आदमी है जमाल खशोगी। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको देता हूं। ये उसामा बिन लादेन के बहुत सारे इंटरव्यूज़ कर चुका है। ये सऊदी अरब का जो शाही ख़ानदान है उनके बहुत करीब था, और उसामा बिन लादेन के इंटरव्यूज़ इसने बहुत सारे किए, और एक इंटरव्यू आखिरी जो इसने किया वो टोरा बोरा में किया, अफ़गानिस्तान में। यानी ये उन दिनों तक भी जाकर उसामा बिन लादेन को मिलता रहा है और उसके ताल्लुक़ वाले जर्नलिस्टों में इसका शुमार होता था। और सऊदी अरब का जो शाही ख़ानदान है उसके साथ इसके बड़े ताल्लुकात थे। बड़े बड़े अरब अखबारात और टीवी चैनल्स के अंदर इस बंदे का तज्ज़िया लिया जाता था। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के साथ इसकी मुखालफत हो गई थी, और एक अल अरबिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जमाल खशोगी जो सऊदी अरब का शाही ख़ानदान है, उसके बाहर ये अकेला शख्स है जो शाही ख़ानदान और अलकायदा के दरमियान राबतों और ताल्लुकात के बारे में सब कुछ जानता था। यानी कोई ऐसा आदमी दुनिया में नहीं है शाही ख़ानदान के बाहर जिसको इस शाही ख़ानदान और अलकायदा के दरमियान जो राबते हैं या ताल्लुकात हैं उनका इल्म हो। लेकिन यह बंदा जानता था, और हत्ता कि यहाँ तक जानता था कि 9/11 करने वालों के साथ शाही ख़ानदान के किस नौइयत के ताल्लुकात थे। ये अल अरबिया ने रिपोर्ट किया था। 2017 में जब इख्तिलाफात बढ़ गए, ये आदमी कहता था कि जमहूरियत लेकर आओ, बादशाहत ख़त्म करो, मोहम्मद बिन सलमान जो है वो ज़्यादती कर रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान अपने बाकी लोगों को दबा रहे हैं और ज़बरदस्ती आगे आ रही, इस किस्म की चीज़ें इसने कही उनके बारे में। तो मोहम्मद बिन सलमान के साथ इख्तिलाफात जब बढ़ गए तो इसको अंदाज़ा हुआ कि इसको सऊदी अरब में ख़तरा है। ये वहाँ से निकला और ख़ुद साख्ता जिला वतनी इसने इख्तियार कर ली 2017 में। अमेरिका के वाशिंगटन पोस्ट में और दीगर बहुत सारी जगहों पे इसने लिखना शुरू कर दिया।
मोहम्मद बिन सलमान के ख्याल में ये बंदा लगातार मोहम्मद बिन सलमान के इमेज को, उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचा रहा था। एक तुर्की अल दखिल एक शख्स है जो इस वक्त यूएई में सऊदी अरब का सफ़ीर है, मोहम्मद बिन सलमान का बहुत करीबी है, तुर्की अल दखिल। अब इसको मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि ही वुड गो आफ्टर कशोगी विद अ बुलेट, कि वो कशोगी के पीछे गोली लेकर जाएगा, यानी उसको मारने का इरादा उसने जाहिर किया था मोहम्मद बिन सलमान ने। और ये यूएई का सफ़ीर है, पहले ये जर्नलिस्ट भी था। और सऊदी अरब ने जो है ना वो एक बहुत बड़ी मशहूर ट्रॉल फर्म जो है वो भी हायर की थी। सैकड़ों लोगों को भर्ती किया गया था जमाल खशोगी के इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए और उसकी किरदार कुशी करने के लिए, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए। इस बंदे के 2 मिलियन ट्विटर के ऊपर फॉलोअर्स थे, 2 मिलियन। और साथ ही साथ यूरोपीय ममालिक में और अमेरिका में जो अरब, कोई भी एक अरब जर्नलिस्ट जो सबसे ज़्यादा टीवी चैनल्स पे बुलाया जाता था, जिसकी राय सबसे ज़्यादा मांगी जाती थी, वो ये जमाल खशोगी था। चाहे वो यूरोपीय अखबारात हों, टेलीविजन हों या अमरीकी हों, तो ये सबसे बड़ा उनका मेहमान हुआ करता था, गेस्ट होता था। जैसे हम अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं ना मेहमानों को, तो ये अरब मामलात के ऊपर जब भी बात होती थी तो पहली प्रायोरिटी ये होती है जमाल खशोगी को बुलाओ, वो बताएगा। और इसके बारे में लिखा था, द स्पेक्टेटर्स ने इसको नाम दिया था बिगेस्ट पॉलिटिकल पंडित ऑफ अरब वर्ल्ड, यानी अरब दुनिया का सबसे बड़ा सियासी पंडित ये आदमी है जो उनके बारे में सब कुछ जानता है और सब कुछ बताता भी है। अब ये जो बंदा है इसने शादी करने का फैसला किया। इसकी एक मंगेतर है जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, उसका नाम है हैटिस सैनगीज। हैटिस सैनगीज जो है वो इसकी मंगेतर है और इसके साथ इसने शादी करने का फैसला किया। इसको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए थे, कुछ कागजात चाहिए थे। जो कागजात इसको मिलने थे सऊदी कॉन्सुलेट से या एम्बेसी से, तो अमेरिका में इसने रब्ता किया उनसे, तो वहाँ इसको हुकाम ने बताया कि ये डॉक्यूमेंट आपको अमेरिका वाले दफ्तर से नहीं मिल सकते, अमेरिका के अंदर जो सऊदी कॉन्सुलेट है वहाँ से नहीं मिल सकते। तो इसने सोचा कि मैं सऊदी अरब जाऊँगा तो मुझे तो वो मार देंगे, तो इसको जो दूसरा ऑप्शन दिया गया कि आप चले जाएं इस्तांबुल। ये अमेरिकन ने, कुछ लोगों ने भी इसको मशवरा दिया कि आप इस्तांबुल चले जाएं, वहाँ पे आपको आपके कागजात मिल जाएंगे, फिर आप शादी कर दें। ये इस्तांबुल गया। 2 अक्टूबर 2018 को वो इस्तांबुल में सऊदी अरब की कॉन्सुलेट में दाखिल हुआ और अपनी कागजी कार्रवाई के लिए वो कागजात लेना चाहता था वहाँ से। लेकिन उस बंदे को उस दिन के बाद से लेकर अब तक किसी सीसीटीवी कैमरा ने, किसी बंदे ने बाहर निकलते हुए नहीं देखा। जमाल खशोगी के अंदर जाने की वीडियो वायरल हुई, सारी दुनिया जानती है कि वो अंदर गया था, लेकिन ये भी सब जानते हैं कि वो कभी वापस नहीं आया। अच्छा, इसमें एक हड्डी मिली है सिर्फ उसकी, बस एक टुकड़ा हड्डी का, उसके अलावा कुछ नहीं मिला कोई रिपोर्ट्स के मुताबिक। और जो कहा जाता है इसके बारे में वो ये कहते हैं डिसमेंबर्ड कर दिया गया है इसको। डिसमेंबर्ड कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े करके अब उसका बॉडी जो है ज़ाया करके ख़त्म करके बहा देना, कोई सबूत उस बंदे का ना छोड़ना। तो जमाल खशोगी के साथ ये किया गया है और इसमें इसको मिसिंग पर्सन बाद में डिक्लेयर कर दिया गया कि वो गुम गया। लेकिन 15 अक्टूबर को, ठीक 13 दिन के बाद, जो तुर्की के तहकीकात करने वाले लोग हैं वो और कुछ सऊदीज़ वो दाखिल हुए। उन्होंने इंस्पेक्शन की इस पूरी एम्बेसी की, कॉन्सुलेट की, और साबित हो गया कि यहाँ पे कत्ल हुआ है। और उन्होंने बताया कि केमिकल्स के साथ कैसे इसकी बॉडी को ज़ाया किया गया। तो ये सारी चीज़ें साबित हो गई और तुर्की ने कहा कि यहाँ पे कत्ल हुआ है, ये बंदा मिसिंग पर्सन नहीं है। फिर नवंबर में अमरीकी CIA ने तहकीकात के बाद ये दावा कर दिया था कि मोहम्मद बिन सलमान ने इस कत्ल के अहकामात जारी किए थे। ये अमरीकी CIA ने अपनी साइंटिफिक और फोरेंसिक तहकीकात के बाद, जिसमें उन्हें कॉल रिकॉर्ड्स, ईमेल, बेशुमार चीज़ें उनके पास होती हैं, उनका कंट्रोल है, तो उन्होंने बताया कि ये मोहम्मद बिन सलमान ने ये कत्ल करवाया है। अच्छा, इसके बाद क्योंकि ये ज़्यादा कंट्रोल जो है वो सारा का सारा यहूदियों के पास है, इसराइलियों के पास है, कि वो सॉफ्टवेयर में जाते हैं, मोबाइल्स के अंदर देखते हैं, ईमेल्स के अंदर देखते हैं, वो बहुत दूर तक झांकते हैं। तो सऊदी अरब के इस वली अहद को अगर आप देखें 2018 से ही लेकर अब तक ये लगातार इसराइल के आगे झुका हुआ है।
और ये सबूत इसराइल के पास मौजूद है और बहुत बहुत कुछ और भी मौजूद है। अब सऊदी अरब ने इस पर 3 मरतबा अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है। पहले उन्होंने कहा कि वो आया था चला गया, पहले माना ही नहीं कि वो बंदा मिसिंग है। उन्होंने कहा कि जमाल खशोगी आया था अपना काम करवाने के लिए, फिर वो चला गया। लेकिन तकरीबन कोई 18 दिन के बाद उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। उन्होंने कहा कि यहां पे एक झगड़ा हो गया था एम्बेसी के अंदर और उसमें वो मारा गया। लेकिन उसके बाद फिर जो अटॉर्नी जनरल है सऊदी अरब के, उन्होंने दोबारा अपना मौक़िफ़ तब्दील किया चंद दिन के बाद, और तीसरा मौक़िफ़ उन्होंने ये दिया कि उसका कत्ल हुआ है और ये पहले से तयशुदा कत्ल था। फिर CIA ने कहा कि जी ये तयशुदा तो था, लेकिन इस कत्ल के अहकामात जो है वो दिए हैं मोहम्मद बिन सलमान ने। अब मोहम्मद बिन सलमान और उनके साथियों के खिलाफ अमेरिका में केस दायर किया 20 अक्टूबर 2020 को, यानी उससे पहले केस नहीं किया। वो जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है, कुछ भी नहीं हो सकता। तहकीकात हो चुकी थी, तहकीकात दबा के बैठ गए थे। उसको कहते हैं क्लासीफाई करना। जैसे नवाज शरीफ साहब ने अपनी प्लेटलेस की रिपोर्टें बरतानिया के क्लिनिक्स के अंदर क्लासीफाई करवा दी हैं, ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये CIA की तहकीकाती रिपोर्टें थी जमाल खशोगी के कत्ल के ऊपर, वो सारी क्लासीफाई करवा के बंद करवा दी थी, उनके ऊपर मिट्टी डाल दी थी और उनको खुलने नहीं दे रहा था, तो क्लासीफाई करवा दिया गया। अब उसकी जो मंगेतर थी हैटिस सेंगिस, उसने ये केस किया 20 अक्टूबर 2020 को, यानी आज से चंद महीने पहले। अब ये केस चल रहा है अमेरिका की अदालत में और इसमें मोहम्मद बिन सलमान फंस जाएगा और इसमें अदालत को ये कागजात भी चाहिए होंगे, जो तहकीकाती रिपोर्टें हैं वो भी चाहिए होंगी और वो सपोर्ट करेंगी इस केस को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि बहुत अच्छा दोस्त था मोहम्मद बिन सलमान का, और जैरेड कुशनर और ये मिलके कारोबार भी करते थे, इंजॉय भी करते थे, मुश्तरका इनके बहुत सारे जॉइंट वेंचर से दुनिया के अंदर, लिहाजा ये एक दूसरे को बचाते रहे और बहुत सारे तोहफे भी दिए। जो सऊदी अरब की हुकूमत है उन्होंने बहुत सारे तोहफे दिए डोनाल्ड ट्रंप को, उसकी फैमिली को, और ये ताल्लुकात उनके बहुत ज़ाती नौयत के बन गए थे। तो ये रिपोर्ट कभी भी पब्लिक नहीं हुई। लेकिन अब जो नई चीज़ हुई वो ये हुई कि जो बाइडन ने जो अपनी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जिस खातून को मुकर्रर किया है, नॉमिनेट किया है, जो बाइडन ने सदारत संभालने के बाद डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस एवरी हैनेस को नॉमिनेट कर दिया है। एवरी हैनेस ने अपने पहले स्टेटमेंट में जमाल खशोगी के कत्ल के हवाले से यह कहा है कि इस मामले पर जो तहकीकाती रिपोर्ट मौजूद है, जिसको क्लासिफाई किया गया है, उसको हम डी क्लासिफाई कर देंगे, उसको मंजरे आम पर लेकर आएंगे और जो कानून कहता है उसके मुताबिक हम चलेंगे। तो अब बहुत मुश्किल में आने वाले हैं मोहम्मद बिन सलमान, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने यह कत्ल करवाया था अपने सियासी नुकसान से बचने के लिए। गुस्से में आके एक सहाफ़ी है, उसकी क्या जुर्रत है कि सऊदी अरब से जाके दूसरे मुल्क के अंदर बैठ के मेरे खिलाफ लिख रहा है, मेरे खिलाफ बोल रहा है, तो उसको इस्तांबुल में कत्ल करवा दिया। क्योंकि अमेरिका में कत्ल करवाते तो ज़्यादा मसला बन जाता, लिहाजा तुर्की और इस्तांबुल आसान था, वहाँ जाके कत्ल करवा दिया। लेकिन अब वो केस अमेरिका में चल रहा है और वो तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो अब अमेरिका की आने वाली नई डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो है वो ये कह चुकी हैं कि मैं इसको अब पब्लिक करूँगी, इसको डी क्लासीफाई करूँगी। तो मोहम्मद बिन सलमान को ना सिर्फ बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट होगी, बल्कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा कानूनी चैलेंज बनने जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो अमेरिका में इश्तिहारी हो जाए और बादशाह बनने से पहले उनके सामने एक बहुत बड़ी रुकावट ये भी खड़ी हो। मोहम्मद बिन सलमान इससे कैसे निपटते हैं और उनके इसराइली दोस्त उनकी किस हद तक मदद कर सकते हैं या वो किस लेवल की लॉबिंग कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आने वाले चंद दिनों पे। लेकिन ट्रंप ने इस सारे अमल को, इस सारी रिपोर्ट को 1 साल से ज़ायद अरसे तक छुपा कर रखा और दुनिया को पता नहीं चलने दिया। अब ये चीज़ें दुनिया के सामने आएंगी तो मोहम्मद बिन सलमान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये इशू उठा था तो मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान साहब को लगातार फ़ोन करना शुरू कर दिए थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, कि हमें सपोर्ट चाहिए आपकी। वो दुनिया भर में मुसलमानों को कह रहे थे, दुनिया भर के अपने ताल्लुक वाले लोगों को कह रहे थे कि जमाल खशोगी के मामले पे, इसके कत्ल के मामले पे मैं बहुत ज़्यादा डीफेम हो रहा हूँ, मेरी शोहरत को बहुत नुकसान पहुँच रहा है, तो मुझे इसमें आपकी सपोर्ट चाहिए। और ये मामला छोटा नहीं है। देखिए, इसी मामले के ऊपर जो टाइम मैगजीन है उसने अपने मेन पेज के ऊपर जमाल खशोगी की तस्वीर लगा के इसको द गार्डियन ऑफ ट्रुथ करार दिया था इस शख्स को, और अमेरिकी सेनेट के अंदर इस पे करारदाद पेश की जा चुकी है इस कत्ल के ऊपर।
तो ये इतना आसान मामला नहीं है, ख़ास तौर पे मोहम्मद बिन सलमान के लिए। और आने वाले वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ नहीं होंगे तो क्या मोहम्मद बिन सलमान उस तरीके से आगे बढ़ सकता है, उस तरीके से सऊदी अरब के इक़्तिदार को हासिल कर सकता है जैसे वो माजी में करता रहा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।